और इस वक्त की बड़ी खबर, उप महापौर के लिए चुनाव आज है। 2 बजे तक नाम वापसी का समय तय किया गया। 2:30 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। जोधपुर नॉर्थ से अब्दुल करीम जानी, कांग्रेस प्रत्याशी जोधपुर साउथ से गणपत सिंह चौहान, कांग्रेस प्रत्याशी जयपुर ग्रेटर से पुनीत कर्णावत, बीजेपी प्रत्याशी जयपुर हेरिटेज से असलम फारूकी, कांग्रेस प्रत्याशी जयपुर ग्रेटर से कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जयपुर हेरिटेज से महेंद्र दलेत बीजेपी प्रत्याशी बने, कोटा दक्षिण से कांग्रेस के पवन मीणा प्रत्याशी बने, उत्तर से फरीदुद्दीन कुरैशी कांग्रेस प्रत्याशी बने, कोटा दक्षिण से भाजपा से योगेंद्र खींची को प्रत्याशी बनाया गया है। तो मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर के चुनाव, महापौर के बाद आज उप महापौर। 2 बजे तक नाम वापसी का समय है और 2:30 बजे से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। सब पार्षदों से राय इन्होंने खुद ने ली। एक रणनीति थी और रणनीति के तहत पहले मेयर का चुनाव हम जीते और कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो निर्दलीय जीते वो बिना शर्त आकर उन्होंने समर्थन दिया। हमें 56 वोट मिले। दिन पर दिन हमारे वोट बढ़ते गए। बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा यहां भी नहीं चला। उन्होंने कोशिश की, हॉर्स ट्रेडिंग की। पूरे देश ने देखा। ये वही महेश जोशी जी जिन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के टाइम पे मुकदमा दर्ज कराया था। तब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह थे। उनसे तो जबरदस्ती वॉइस सैंपल ले नहीं सकती एसीबी। लेकिन अब यदि बीजेपी ईमानदार है तो वॉइस सैंपल जिनकी आवाज उनके करवा दें, तो कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। और यदि वो वॉइस सैंपल नहीं कराते हैं तो ये तय हो गई कि बीजेपी का राजस्थान का हर नेता झूठ का जनरेटर है। सबको साथ लेकर चलने की बात कांग्रेस करती है, तो एक ऐसा वर्ग जिसका बहुत बड़ा समर्थन हमारे साथ, कांग्रेस के साथ हमेशा रहा है, मेयर के इलेक्शन में भी रहा, उससे पहले भी रहता आया है, तो उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन देना भी हमको देना चाहिए था। हमने वो किया है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक भेद के, बिना किसी धार्मिक भेद के, बिना किसी जातिगत भेद के हम जयपुर हेरिटेज की जनता की सेवा करेंगे। और जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो खिताब है यूनेस्को ने जो दिया है जयपुर हेरिटेज को, उसको बनाए रखें। हम हेरिटेज लुक जो है जयपुर का, उसको और अधिक संवारें, सजाएं। हम जयपुर हेरिटेज सिटी को, नगर निगम को हम टॉप जो 10 सफाई वाले शहर हैं पूरे देश के, उनमें शामिल करा सकें। जयपुर ग्रेटर से बीजेपी ने पुनीत कर्णावत को अपना प्रत्याशी बनाया। पुनीत कर्णावत ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। अभी हमारे साथ में बात करने के लिए पुनीत जी मौजूद है। पुनीत जी, आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और एक तरीके से निर्विरोध जो निर्वाचन है वो भी आपको हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार उतार नहीं है अभी तक की, यही जानकारी है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी बतौर डिप्टी मेयर? बतौर डिप्टी मेयर मैं भारतीय जनता पार्टी के विजन को जयपुर में साकार करने का काम करूंगा। उसके लिए हमारी मेयर साहब और हमारे जो साथी चुनकर आए हैं उन सबको साथ लेकर जयपुर ग्रेटर को एक सुंदर स्थान बनाना, सुंदर शहर बनाना, स्वच्छ शहर बनाना, हरियाली से परिपूर्ण शहर बनाना, सुरक्षा की दृष्टि से भी नगर निगम इसके बारे में विशेष योजना लेकर आएगा। अपराधों पर नियंत्रण करने की एजेंसी अलग हो सकती है, लेकिन अपराधों के ऊपर अंकुश लगे उसमें भी नगर निगम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा का एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहेंगे, जिसके कारण जयपुर ग्रेटर एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित हो सके। अच्छा, चुनौतियां भी बहुत होंगी आपके साथ। इस बार पार्षदों की संख्या भी बहुत ज्यादा, 88 पार्षदों के साथ लेकर चलना, निर्दलीयों ने जिन्होंने आपका समर्थन किया है बीजेपी का, उनको साथ लेकर चलना। डिप्टी मेयर के नाते न सिर्फ 88 या जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, उनके अतिरिक्त भी जो लोग भी जनता के आशीर्वाद से चुनकर आए हैं, उन सबको साथ लेकर हम जयपुर के विकास के लिए काम करेंगे, जयपुर के चहुमुखी विकास के लिए काम करेंगे, जयपुर की बहबूदी के लिए काम करेंगे। और जयपुर की एक जो विशिष्ट पहचान है, उस विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए भी उसके साथ साथ जयपुर को एक बहुत अल्ट्रा मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, जहां पर सभी तरीके का रोजगार भी डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, सफाई और हाइजीन की दृष्टि से जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको भी पूरा कर सकें। और जिस प्रकार के निर्देश मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी, चंद्रशेखर जी और वी सतीश जी से भी मुझे मिले हैं, मैं उन सबको पूरा करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कोई दिक्कतें आएंगी काम करने में? मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार को यह समझना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी जन कल्याण की होती है।
वो राज्य सरकार है, हम स्थानीय सरकार है। हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम हमारी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे और उनसे जहाँ जहाँ सहयोग होगा वो सहयोग मांगेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें सहयोग करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उसका उस समय निर्णय करेंगे। मैं अभी से कोई नेगेटिव थॉट लेकर नहीं चलता हूँ कि राजस्थान सरकार हमको सहयोग नहीं करेगी। मैं मानता हूँ कि राजस्थान सरकार ये प्रांत की राजधानी है। यहाँ जिस प्रकार का विकास, जिस प्रकार का डेवलपमेंट होगा उसका पूरा राजस्थान के ऊपर प्रभाव होगा। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार भी हमको सहयोग करेगी और हम एक अच्छे जयपुर और बेहतर जयपुर की ओर जाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यह है पुनीत कर्नावट जो ग्रेटर से बीजेपी के प्रत्याशी और उन्होंने कहा है कि शहर को स्वच्छ बनाने, सुंदर बनाने, एक मॉडर्न सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही जो बीजेपी के पार्षद है वो हो, चाहे निर्दलीय हो या फिर तमाम जो जीत कर आए हुए पार्षद है, उनको साथ लेकर चला जाएगा। उम्मीद ये भी जताई है कि सरकार भी शहर को विकसित बनाने के अंदर, विकासशील बनाने के अंदर यहाँ पर नगर निगम की मदद करेगी। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कोटा से शाकिर अली और जोधपुर से ललित सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले कोटा की तरफ रुख करते हैं। शाकिर, जो कवायद मेयर चुनने के लिए की गई थी या जिन मुश्किलों से जो है वो मेयर चुना गया था, काफी तरह के विवाद भी सामने आए, कई विरोध भी सामने आए। अब यही लड़ाई उप महापौर के लिए शुरू हुई है। नामांकन का समय भी आ चुका है और आज अपना नाम भी वापस लिया जा सकता है। सब कुछ सरलता पूर्वक चल रहा है या अभी भी जो है वो कश्मकश नजर आ रही है कोटा में? जी देखिए आसिफ, कोटा उत्तर में तो कोई मतलब इस तरह का वो नहीं है। कांग्रेस जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है सोनू कुरैशी, जो फरीदुद्दीन कुरैशी हैं, उस पर जो है कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। घंटाघर इलाके से आते हैं, वार्ड नंबर 53 से वो चुनाव जीते हैं। चुनाव में भी वो पहली बार वार्ड का चुनाव जीत करके आए हैं। युवा है सोनू कुरैशी, उस पर जो है अल्पसंख्यक तबके को जो है यहाँ पर पूरी तरह से यूँ कहें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यहाँ पर तवज्जो देते हुए सोनू कुरैशी को जो है मैदान में उतारा है। उनका जीतना लगभग तय है क्योंकि कल मेयर के चुनाव में भी मंजू मेहरा को 50 वोट मिले थे। 70 वार्डों का ये चुनाव है और इसमें भी जो है मंजू मेहरा को 50 वोट मिले थे। तो दक्षिण की जहाँ तक बात है तो कोटा उत्तर में जो है, कोटा दक्षिण में बीजेपी ने योगेंद्र खींची को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ कोटा दक्षिण से कांग्रेस ने पवन मीणा को मैदान में उतारा है। दक्षिण में मुकाबला वही रहने वाला है। कांग्रेस नेता जो है नामांकन दाखिल करवा करके बाहर भी आ रहे हैं और क्योंकि मुकाबला दक्षिण में रोचक रहने वाला है और लगातार यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस पूरी कमान को संभाल रहे हैं कि दोनों जगह पर दक्षिण में और उत्तर में जैसे महापौर बैठाए गए हैं, उप महापौर भी बैठाए हैं। अमित धारीवाल, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज कल जैसा दक्षिण में दंगल हुआ वैसा तस्वीर बनेगी या आसानी से बनेगी? कल भी बहुत आसानी से महापौर बन गए और आज भी बहुत आसानी से उप महापौर भी बन जाएंगे। नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं दोनों, कोटा उत्तर के और कोटा दक्षिण के। कोटा उत्तर से सोनू कुरैशी जी और कोटा दक्षिण से पवन मीणा जी, और बड़े तसल्ली से और आसानी से हो जाएंगे। कल भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हुआ है सारा कार्यक्रम और आज भी बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे। सौहार्दपूर्ण तो नहीं हुआ। अभी जो पवन मीणा को बनाया गया है, आप उसी इलाके से दक्षिण से आते हैं, तो क्या कितनी उम्मीद है? क्योंकि कल जिस तरह से मैच फंसा था, कहीं वैसे हालात तो नहीं बने? जी, कल भी मैच कोई फंसा नहीं था, स्पष्ट था सब कुछ। लेकिन अब विपक्ष है वो अपनी भागीदारी तो निभाएगा और जिस तरह से हम कल पूरे आश्वस्त थे कि हम ही जीतेंगे और निश्चित रूप से फिर आज भी हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं कि हमारे। जिला अध्यक्ष जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई किसी प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरी तरह से खरीद फरोख्त में लगे हुए थे, पूरी तरह से गुंडागर्दी करने में लगे हुए थे, दबाव बनाने की कोशिश करे हुए थे। हमारे एक जो निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से बागी खड़े हुए थे, उसको उठा के ले गए मध्य प्रदेश में और वहां उनके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ उससे मिलने नहीं दिया और उनके साथ जब बस आ रही थी, जब हमारी बस आई कांग्रेस की, तो हमारे जितने भी वार्ड मेंबर थे उनको एक एक करके चेक करके वहां बाहर एंट्री दी गई। और हम जो थे, गुड्डू भाई, मैं, आपके अमित जी और हमारे शिवकांत जी और जो भी थे, हम लोग वहां उतर गए। हमें और आज किस तरह के 5-5 7 आदमी बैठे हुए थे। आज किस तरह के वो है गुड्डू भाई? एक अल्पसंख्यक को तवज्जो दी गई है कोटा उत्तर से, सोनू कुरैशी को जो है
उम्मीदवार बनाया है और उप महापौर बनना लगभग तय भी है। अल्पसंख्यक तबके में किस तरह की इस बात को लेकर के खुशी है? सब लोगों में खुशी का माहौल है। कोटा उत्तर ही नहीं, जयपुर के अंदर भी उप महापौर माइनॉरिटी का बनाया गया है। कांग्रेस सभी कौमों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और इससे जो उप महापौर बनाया है यहाँ और जयपुर में, उससे पूरा स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सभी जातियों की, सभी धर्मों की पार्टी है। बीजेपी लगातार, क्योंकि कल वो मात खा गए थे, बीजेपी ने दावा किया है, अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी कि आज हम मात नहीं खाएंगे। जो लोग हमारे संपर्क में थे उन्होंने कल धोखा दिया है, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। आज जो है बीजेपी दावा कर रही है उप महापौर योगेंद्र खींची होंगे कोटा दक्षिण। बीजेपी तो विवेक राजवंशी का भी दावा कर रही थी, 45 वोट 40 वोट ऐसे बता रहे थे, लेकिन कल भी वो लोग हारे और आज भी वो लोग हारेंगे। कांग्रेस के दोनों निगमों में उप महापौर होगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी। तो आसिफ, जो है कांग्रेस की ओर से लगातार जो दावा किया जा रहा है वो अभी फिर किया बिल्कुल जा रहा है। अभी नामांकन दाखिल कोटा की कमोबेश स्थिति जो है वो शाकिर वो लगभग साफ है, क्योंकि कोटा 6 नगर निगमों के अंदर अकेला ऐसा नगर निगम है जिसमें दोनों प्रत्याशी ही कांग्रेस के चुने गए, मुकाबले जयपुर और जोधपुर के। यहाँ जयपुर और जोधपुर के अंदर एक एक मेयर जो है वो बीजेपी का भी नजर आ रहा है। ललित के पास चलते हैं जोधपुर में। ललित, क्या कोटा जितनी परिस्थितियां आसान है जोधपुर में भी? देखिए साहब, जहाँ तक जोधपुर की बात करें, दोनों ही वो बोर्ड में एक एक का मामला रहा है। एक और अशोक गहलोत का जादू चला है तो उत्तर में कांग्रेस का महापौर बना है, तो वहीं दक्षिण में गजेंद्र सिंह शेखावत का जादू चला है और वहाँ पे महापौर जो है भाजपा की चुनी गई हैं। हालांकि दक्षिण में एक क्रॉस वोटिंग कल हुई थी, लेकिन आज जहाँ तक आज की स्थिति की बात करें, कमोवेश कल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर में उप महापौर कांग्रेस का बनना साफ तौर पर तय है, तो वहीं दक्षिण में भी भाजपा का उप महापौर बनना लगभग तय है। लेकिन एक समाचार आ रहे हैं सिर्फ उत्तर को लेकर के, कांग्रेस की ओर से 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्थिति उत्तर में अब दिलचस्प हो चुकी है। करीम जॉनी को पहले उप महापौर का दावेदार बनाया, तो अब कहीं दूसरा प्रत्याशी भी पहुंचा है, तो वो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मामला हो चुका है। हालांकि नाम वापसी का ऑप्शन है, अभी आधे घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन उत्तर में कांग्रेस की ओर से 2 उप महापौर प्रत्याशी हैं। कल पूरे रात घमासान चला है पार्टी में, मुस्लिम उप महापौर बनाने की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन उसमें भी 2 धड़े साफ तौर पर हो चुके थे, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर में अब मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल ललित, बने रहिए। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सौरभ गृहस्थी भी जयपुर से जुड़ चुके हैं। सौरभ, कोटा के अंदर शाकिर बता रहे हैं कि लगभग जो है वो बहुत आसान स्थिति है, दोनों जगह पे उप महापौर चुन लिया जाएगा, लेकिन वैसी जो स्थिति है कोटा जैसी जयपुर और जोधपुर की नहीं है। जयपुर की बात करें अभी सौरभ, तो क्या स्थिति चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की कह रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों ने यहाँ पर अपना नामांकन भर दिया है और नामांकन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। अब स्क्रूटी नामांकन पत्रों की जा रही है, लेकिन मेरी आवाज मिल रही है आपको? बड़ा अपडेट जो है वो इस वक्त का है। इस वक्त कांग्रेस में, जी बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कांग्रेस में बगावत के सूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक पार्षद हैं कांग्रेस के उम्रदराज, वो यहाँ से नाराज होकर गए हैं और उन्होंने अपनी बात यहाँ पर मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि मेरे विधायक को मुझसे नाराजगी है, इसलिए मेरा नाम जो है वो डिप्टी मेयर के लिए जो है दरकिनार कर दिया गया। इस प्रकार की बात जो है वो उन्होंने यहाँ पर मीडिया के सामने रखी है। हालांकि वो इस वक्त यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन नामांकन भरने के बाद उन्होंने ये नाराजगी जो है वो साफ तौर पर जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कहा था कि सीनियर जो भी होगा वो डिप्टी मेयर के बनेगा, लेकिन सीनियर को जो है वो दरकिनार करके जो है वो फारूकी को टिकट दे दिया। इस प्रकार के बात जो है वो यहाँ पर उन्होंने रखी है। अब साथ में ये भी उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को ही वोट दूंगा, लेकिन अब जब वोटिंग होगी तब क्या कुछ स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार की नाराजगी साफ तौर पर वो यहाँ पर बता के गए, वो वोट में तब्दील होती है या नहीं होती ये देखने वाली बात होगी। और लेकिन ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस में जिस डिप्टी मेयर के पद को लेकर कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाए उसके खिलाफ एक पार्षद ने ही बात उठा दी। अब दूसरे पार्षद क्या कुछ सोचते हैं, किस प्रकार की वोटिंग करते हैं, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन
ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का कि उमर दराज ने जो है वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ मीडिया के सामने रखी, हालांकि ये बात अलग है कि वो खुद नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जी आसिफ। बिल्कुल सौरभ, इंतजार करना चाहिए क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, नाराज लोगों को कैसे मनाया जाता है। आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने सीधे तौर पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को आमंत्रित किया है बातचीत करने के लिए, साथ ही उनके बेटे विजय बैंसला को भी बुलाया है। पिछले लगातार कई दिनों से ये गुर्जर पटरियों पर बैठे हैं दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर, जिसकी वजह से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यातायात प्रभावित है। 12 बजे कर्नल बैंसला को समय दिया गया है बातचीत के लिए। अब कर्नल बैंसला सीएम के साथ बातचीत करते हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर गुर्जर समाज 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आया था। एक धड़ा सरकार के साथ बैठकर वार्ता कर चुका है और वार्ता के बाद में सरकार के साथ हुई बातचीत को लेकर उस धड़े ने संतुष्टि जताई थी, जिसकी अगुवाई खुद गुर्जर नेता हिम्मत सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कुछ मांगे लेकर पहुंचे थे सरकार के पास, लेकिन सरकार ने उन मांगों से एक कदम आगे जाते हुए 14 मांगों को मान लिया है। लेकिन दूसरा धड़ा जो इस समय पटरियों पर बैठा है, उनका कहना है कि वो इस धड़े की बातों से या नतीजों से संतुष्ट नहीं है और सीधे तौर पर यह बैकलॉग की मांग को क्लियर करने पर अड़ा हुआ है। हालांकि इसमें कई तरह की तकनीकी और कानूनी पेच हैं, जिनको लेकर सरकार समय समय पर अपने नुमाइंदे पटरियों पर भेजती रही, बातचीत होती रही, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। आज सीएम ने खुद बुलाया है इन गुर्जर नेताओं को, 12 बजे का समय दिया गया है। अब इस 12 बजे के समय के दौरान कितनी देर तक ये वार्ता चलती है, क्या कुछ बातचीत में निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर उत्तर उप महापौर चुनाव चल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार के 2 प्रस्तावक समय बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंचे हैं। प्रस्तावक कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर कही जा सकती है। प्रत्याशी सुरेश जोशी पर असमंजस है और फार्म को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो जोधपुर में बीजेपी उम्मीदवार के 2 प्रस्तावक पहुंचे ही नहीं हैं। कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर कही जा सकती है। समय बीत चुका है लेकिन प्रस्तावक नहीं पहुंचे, ये जोधपुर की स्थिति है। फिलहाल सुरेश जोशी पर असमंजस लगातार बना हुआ है। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या ये जो प्रस्तावक हैं ये किसी वजह से नहीं पहुंच पाए या ये सुनियोजित था? देखिए, ये कुछ वजह से जो है यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते जो है ये असमंजस की स्थिति बन गई है। जो भाजपा के उम्मीदवार है सुरेश जोशी, उनका फॉर्म कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है। एक प्रस्तावक जो धनराज मकवाना है वो समय पर नहीं पहुंच पाए और 3 मिनट वो लेट हो गए थे, जिसके चलते उनका जो है प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया, फॉर्म में उसको सबमिट नहीं किया गया, जिसके चलते फॉर्म अधूरा रह गया। और 11:30 बजे स्क्रूटनी के बाद संभवतः अब्दुल करीम जॉनी को जो है निर्विरोध निर्वाचित किया जा सकता है, क्योंकि फॉर्म जब पूरा नहीं है तो प्रत्याशी भी मैदान में रह नहीं सकते, ऐसा नियम है। जी 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 चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और झालावाड़ से बड़ी खबर, लावारिस हालत में दवाइयां मिली है। आयरन फॉलिक एसिड की सिरप मिली है। कालीखाड़ नदी पुलिया के नीचे इन दवाइयों को बरामद किया गया है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को यह सिरप दी जाती है। मनोर थाना क्षेत्र का ये पूरा का पूरा मामला है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सैकड़ों से ज्यादा, 1000 के करीब कही जा सकती है, इतनी ज्यादा ये सिरप की शीशियां एक साथ बरामद की गई हैं। एक साथ इन दवाइयों को फेंका गया है। मनोर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आयरन फोलिक एसिड की यह सिरप बताई जा रही है।
और चलिए बात शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय 6 तस्वीरें हैं। तस्वीरें चूरू, अजमेर, सीकर, डूंगरपुर, भरतपुर और कोटा की हैं। तो राजस्थान में लगातार जारी है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में पिछले 9 महीनों से व्यापार में मंदी की मार का असर दीपावली पर भी पड़ा है, लेकिन मिट्टी दीपक बनाने वाले इन कुम्हारों के जीवन में इस बार की दीपावली एक नया संदेश लेकर आई है। पिछले साल दीपावली के मौके पर बमुश्किल 2.5 लाख दीपक बेचने वाले गोवर्धन प्रजापत अब तक 3.5 लाख दीपक की बिक्री कर चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच इस बार दीपावली का त्योहार कई मायने में महत्वपूर्ण भी है। वैसे तो कोरोना की वजह से कई उद्योग धंधों पर मंदी की मार पड़ी है, लोग परेशान हैं, पर चाइनीज आइटम के बहिष्कार की वजह से इस बार जो हाथ से दीपक है इनका बाजार जरूर थोड़ा तेज है। और जो ये हाथ से दीपक बनाने वाले लोग हैं, आप देख रहे हैं, इन लोगों को जरूर रोजी रोटी में थोड़ा इजाफा हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस बार मिट्टी से बने दीपक जो है इनकी डिमांड बढ़ी है। चाइनीज दीपकों की जो डिमांड थी वो कम हो गई है। लोगों में एक स्वदेशी की भावना जागृत हुई है। 1960 के आसपास भीलवाड़ा में जब माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज बना था तो उस समय ईंटों की आवश्यकता के लिए गोवर्धन नीमच से भीलवाड़ा आए थे। आज भीलवाड़ा में अपने 5 बच्चों के साथ ये पिछले 2 महीने से दीपक बनाने का काम कर। इनसे बात करते हैं। पिछली बार कितने दीपक बनाते थे आप? पिछली साल 2 लाख 2.5 लाख ही बनते थे और बिकते थे। और पिछली बार क्या आप बता रहे थे कि बेचने में थोड़ी दिक्कत आई? हाँ, थोड़ी दिक्कत आई थी। बाहर के आइटम बहुत आ रहे थे, इसलिए मांग कम थी। और इस बार कितने दीपक बनाए? इस साल मतलब 3-3.5 लाख का मतलब जो मेरे निकल चुके हैं। अच्छा, पिछली बार 1000 दीपक का क्या भाव था? 350, 400, 350 में ही देते थे। और इस बार? इस बार 500 चल रहा है। तो भाव भी तेज और डिमांड भी बढ़ी। डिमांड भी बढ़ी साहब, बहुत अच्छा है। और इस साल कुछ हमको मिला भी है। दिवाली कारण क्या? बाहर कारण ये है कि मतलब ये जो चीनी आइटम बंद हुए हैं इससे बहुत फर्क पड़ा और उससे हमारे को रोजगार मिला। तो देखा आपने, स्वदेशी की भावना जब लोगों में बढ़ी है, चीनी आइटम जब बंद हुआ है तो इन लोगों को रोजगार मिला। मिट्टी से जुड़े लोग हैं, ये अपनी मिट्टी से जुड़े लोग हैं। देखे मेरे कैमरा सहयोगी लक्की वैष्णव आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा परिवार इनका दीपक बनाने में जुटा हुआ है। और जब डिमांड बढ़ी है तो इन लोगों के चेहरे पे भी खुशी है। मजदूरी तो मिलेगी, साथ ही साथ कुछ बचत होने की भी इनको उम्मीद है। ऐसे ही इनके एक और जो बच्चे हैं कारीगर जो इस धंधे में जुड़े, उनसे बात करते हैं। ये दीपक बना रहे, क्या नाम है आपका? धनराज प्रजापति। धनराज जी, पिछले साल की तुलना में कुछ देख रहे हैं? हाँ, इस साल हम लोगों को बढ़ोतरी मिली है। चीनी आइटम बंद होने से हमारे इस काम में बढ़ोतरी हुई है। और पहले हमारा गुजारा इससे नहीं हो पाता था और अब इसी से हमारा गुजारा हो रहा है। और बहुत अच्छा है हमारे धंधे में और बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हमारे को। सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं आप? सरकार से अगर ये चीनी आइटमों पे अगर ऐसे ही रोक रही तो हमारे इस धंधे में हमारे को बहुत लाभ मिलेगा और हमारा गुजारा इसी से हो जाएगा। मतलब जनता में जिस तरह से जागरूकता आई है, आप चीनी आइटम का बहिष्कार कर रहे हैं, अपनी मिट्टी से बने दीपक ले रहे हैं, क्या आप चाहते हैं सरकार इन पे बैन कर दे? नहीं, हमारा ये यहीं का सामान बिकना चाहिए। चीनी आइटमों पे रोक होनी चाहिए। यहीं का, इसी भारत की धरती का बना हुआ सामान बिके, चीनी आइटम पे बैन लगे तो निश्चित रूप से जो जनता में जागरूकता आई है वो और बढ़ेगी और इनका धंधा बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये बड़े दीपक हैं और ये जो कट्टे भरे हुए हैं, ये देखिए आप, ये दीपकों से कट्टे भरे हुए, सारे कट्टों में दीपक ही दीपक हैं जो दिवाली के दिन आने वाली 14 तारीख को भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में इनमें तेल भरा जाएगा, बाती होगी और बाती जलेगी और रोशनी होगी। आओ आप भी हमारे साथ मिलकर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। एमडीएम अस्पताल में इस समय हंगामा चल रहा है। दीवार गिरने से जुड़ा ये पूरा मामला है। प्रजापत समाज के कई लोग एमडीएम अस्पताल पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल दीवार गिरने को लेकर एमडीएम अस्पताल में हंगामा और दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।